समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय अखंडता के लिए आवश्यक क्यों? इस विषय के दो भाग हैं। पहला भाग, समान नागरिक संहिता क्या है, और दूसरा भाग, समान नागरिक संहिता होने या न होने से राष्ट्रीय अखंडता कैसे प्रभावित हो रहा है। समान नागरिक संहिता क्या है, इस विषय को जानने के लिए निश्चित है एक कानूनी विषय है, संविधान से जुड़ा विषय है, किंतु इसके सामाजिक और राजनीतिक इम्पैक्ट इतने गंभीर हैं, इतने गहरे हैं कि प्रत्येक भारतीय नागरिक इसके होने या न होने से अछूता नहीं है। इसलिए विषय की गंभीरता को देखते हुए समान नागरिक संहिता को आसानी से समझा जा सके, इसके लिए इससे संबंधित समस्त पूरे परिदृश्य को हम 4 कालखंडों में विभाजित कर समझने का प्रयास करते हैं। पहला कालखंड आज़ादी के पहले का कालखंड, यानी 15 अगस्त 1947 के पहले का कालखंड। दूसरा कालखंड आज़ादी के बाद और संविधान निर्माण होने के पहले का कालखंड, यानी 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1920 का कालखंड। तीसरा कालखंड संविधान लागू होने के बाद और साबानो प्रकरण जो 1985 में आया, उसके बीच का कालखंड, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1985 के बीच का कालखंड तीसरा कालखंड, और चौथा कालखंड 1985 के बाद का कालखंड। हम आरंभ करते हैं पहले कालखंड से, यानी आज़ादी के पहले का कालखंड। 15 अगस्त 1947 के पहले इस देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अपने शासन में पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए 2 धाराओं में कानून का विकास किया। पहले धारा में वे कानून आते हैं जो सभी भारतीयों पर एक समान रूप से लागू हुआ। चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, पारसी हों, सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, किसी भी धर्म को मानने वाले भारतीय हों, प्रत्येक भारतीयों पर पहली धारा के कानून एक समान रूप से लागू हुए। अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता हो या संपत्ति से संबंधित ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, लायबिलिटी से संबंधित इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, यानी भारतीय संविदा अधिनियम हो, जनरल क्लाजेज एक्ट हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो, प्रोसीजरल लॉ के संबंध में सीपीसी सीआरपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, ऐसे तमाम कानून बनाए गए जो सभी भारतीयों पर समान रूप से लागू हुए। एक बात स्पष्ट हो जाना चाहिए, जब पहली धारा के ये कानून लागू किए जा रहे थे तो किसी मुस्लिम समुदाय के बीच से यह बात निकल कर नहीं आई कि यह उनके शरीयत के खिलाफ है या उनके शरीयत में हस्तक्षेप करता है, और न ही हिंदू समुदाय के बीच से यह बात निकल कर आई कि यह उनके किसी स्मृति के विरुद्ध है या स्मृति में हस्तक्षेप करता है। शरीयत और स्मृति को एक तरफ रखकर अंग्रेजों ने इस पहली धारा के कानूनों को लागू किया और सभी ने सहर्ष स्वीकार भी किया। इसी के समानांतर दूसरी धारा के कानून ऐसे थे जो हिंदू के लिए अलग था, मुसलमान के लिए अलग था, क्रिश्चियन के लिए अलग था, पारसी के लिए अलग था।
अंग्रेजों का मकसद दूसरी धारा के कानूनों को लेकर यह था कि किसी तरह से कानून को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए। यानी कि ये धर्म के नाम पर जो अलग अलग कानून बनाए रखे गए उसे बांटो और राज करो की नीति का हिस्सा बनाया जाए। और इसी का परिणाम 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के रूप में आया। उन्नीस में ही एक और कानून हिंदू के लिए बनाया गया, हिंदू वोमेन्स रीमैरिज एक्ट। 2 साल बाद पुनः मुसलमान के लिए एक कानून बनाया गया, हिंदू के नाम पे एक कानून बनाया गया। 1941 में हिंदू कोड बिल बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरी धारा के जो कानून अंग्रेजों ने हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, पारसी के लिए अलग बनाए रखे, उनका एकमात्र उद्देश्य था किसी तरीके से भारतीयों में धर्म की भावना को उभारा जाए और उनको बांटे रखा जाए ताकि उनकी सत्ता को संरक्षण मिल सके। एक बात बहुत मायने की है कि विश्व परिदृश्य में ऐसे तमाम उदाहरण हैं, उस समय भी थे, जब इन विषयों को लेकर, चाहे वो वैवाहिक उत्तरदायित्व का विषय हो, चाहे विवाह विच्छेद का विषय हो, डाइवोर्स का विषय हो, या उत्तराधिकार इनहेरिटेंस का विषय हो, या दान वसीयत इत्यादि का विषय, जो भी विषय हैं जिनको लेकर धर्म के नाम पर अलग अलग कानून बनाए गए, इन विषयों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड तमाम दूसरे देशों में बनाकर लागू किए गए थे। टर्की, ट्यूनीशिया जैसे मुस्लिम देशों, या जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल जैसे क्रिश्चियन बाहुल्य देशों, इन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर लागू किए गए थे। और ये बात ब्रिटिश हुकूमत को भी अच्छी तरह पता था। खुद इंग्लैंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर लागू किया गया था। वहाँ पे भी किसी धर्म के लिए कोई विशेष छूट या रियायत नहीं था, लेकिन बावजूद इसके अंग्रेजों ने भारत में जो नीति अपनाई, उस नीति के तहत कुछ विषयों को लेकर अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून बनाए रखा। इसका दुष्परिणाम भी देश को भुगतना पड़ा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ इस देश का बंटवारा भी हुआ, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। हम दूसरे कालखंड में प्रवेश करें। पहले कालखंड का जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष यह है कि अंग्रेजों ने जब पहली धारा के अंतर्गत कानून बनाए और सभी भारतीयों पर एक समान रूप से लागू किए, तो ना कोई मुसलमान विरोध कर सका कि ये उनके शरीयत का उल्लंघन करता है, ना कोई हिंदू विरोध कर सका कि ये उनकी स्मृति का विरोध उल्लंघन करता है। और साथ साथ जब दूसरी धारा के कानून बनाए रखे गए, वह उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा था। इन दोनों निष्कर्षों के साथ हम दूसरे कालखंड में प्रवेश करते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। देश का धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ। पाकिस्तान जैसे मुल्क का प्रादुर्भाव हुआ। पाकिस्तान बंटने के बाद शेष भारत जो बचा, शेष भारत के समक्ष 2 विकल्प थे। एक विकल्प यह था कि वह स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर लेता, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क के रूप में स्थापित हुआ। उसी तरीके से यह देश जो शेष भारत का देश था, वह खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर लेता, या दूसरा विकल्प सेकुलर राष्ट्र घोषित करने का था।
उस समय के हमारे नीति निर्माताओं ने तय किया कि यह देश जो शेष भारत का देश है वह सेकुलर देश घोषित होगा। सेकुलर देश घोषित होने के साथ यह भी तय हो गया कि अंग्रेजों के ज़माने में जो दूसरी धारा के कानून थे उनको भी सेकुलर बनाया जाएगा, चाहे वो विवाह विच्छेद को लेकर हो, वैवाहिक दायित्व को लेकर हो, उत्तराधिकार को लेकर हो, दान वसीयत इत्यादि को लेकर जो भी धर्म के नाम पर अलग अलग कानून बनाए गए अंग्रेजों के समय में, उन कानूनों को निरस्त कर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर लागू किया जाएगा ताकि भारतीयता का बोध, भारतीयता का भावना मजबूत हो। इसी उद्देश्य के साथ कि देश के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू हो, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके ठीक 15 दिन बाद यानी 30 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में फंडामेंटल राइट कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 30 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में फंडामेंटल राइट कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किए गए इस रिपोर्ट के साथ एक संलग्नक भी था। इस संलग्नक का नाम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस था। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस के पैराग्राफ नंबर 7 में यह संकल्प घोषित किया गया था, यह संकल्प लिया गया था कि देश के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाकर लागू किया जाएगा। देश के इतिहास में यह पहली बार था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाले समिति ने संकल्प घोषित किया। इसके बाद मसौदा समिति का गठन हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन घोषित किए गए, बनाए गए। उनकी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति संविधान ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर प्रस्तुत किया गया। इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 35 में, जो बाद में चलकर अनुच्छेद 44 में कन्वर्ट हो गया, उस अनुच्छेद 35 यानी अनुच्छेद 44 में भी यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि राज्य देश के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाकर लागू करेगा। अनुच्छेद 44 पर जब संविधान सभा में बहस हो रहा था, उस बहस के दौरान संविधान सभा में कुछ मुस्लिम सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव लेकर आए और इस संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से यह मांग किया गया कि लोगों के व्यक्तिगत कानून के अधिकार को सुरक्षित किया जाए। उनके दो आधार थे। मुस्लिम सदस्यों ने इस मांग के पीछे दो तर्क दिए। पहला तर्क यह दिया कि व्यक्तिगत कानून का अधिकार एक धार्मिक अधिकार है, अगर व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप किया जाएगा तो वह धर्म में हस्तक्षेप होगा। और दूसरा आधार ये लिया गया कि अगर समान नागरिक संहिता बनाया जाएगा तो वह उसमें अल्पसंख्यकों को ही समझौता करना पड़ेगा, यानी कि बहुसंख्यकों के कानून मान लिए जाएंगे, स्वीकार कर लिए जाएंगे। इन दो तर्कों के साथ ये मुस्लिम सदस्यों ने यह मांग किया कि व्यक्तिगत कानून के अधिकार को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। इस संशोधन का विरोध भी किया गया। के.एम. मुंशी साहब, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब और तीसरे खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसका विरोध किया। संविधान सभा में अनुच्छेद 44 का समर्थन करते हुए और संशोधन का विरोध करते हुए के.एम. मुंशी ने जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। एक लंबा स्पीच उनका है,
उस स्पीच का एक पैराग्राफ हम कोट करना चाहेंगे। हमारी लिखी हुई किताब समान नागरिक संहिता, चुनौतियां और समाधान के पृष्ठ 32 पर कन्हैयालाल मुंशी माणिकदास मुंशी जी के द्वारा दिए गए स्पीच का एक पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहता हूं, ताकि चीज़ें स्पष्ट रहें कि संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी, अनुच्छेद 44 को लेकर वे क्या सोचते थे, उनकी मंशा क्या थी, वे किस तरह का भाव रखते थे, देश किस तरह का बने। यह स्पष्ट होने के लिए मैं उनके एक स्पीच के एक पैरा का एक अंश कोट करना चाहता हूं। कन्हैयालाल माणिकदास मुंशी जी कहते हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने मुस्लिम मित्रों को आगाह करते हुए कहा, मैं अपने मुस्लिम मित्रों को एहसास कराना चाहता हूं कि जितना ही जल्दी हम जीवन के पृथक्करणीय दृष्टिकोण को भूल जाएंगे, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। धर्म उस परिधि तक सीमित होना चाहिए जो नियमतः धर्म की तरह दिखता है, और बाकी जीवन अवश्य ही इस तरह से विनियमित, एकीकृत और संशोधित होना चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके एक मजबूत एवं एकीकृत राष्ट्र के रूप में निखर सकें। देश में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना हमारी पहली समस्या और सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। हम सोचते हैं कि हमने राष्ट्रीय एकता प्राप्त कर लिया, किंतु बहुत से ऐसे कारक हैं, महत्वपूर्ण कारक हैं, जो अभी भी हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। और यह बहुत आवश्यक है कि हमारे संपूर्ण जीवन जो धर्मनिरपेक्षता के दायरे में आते हैं को अवश्य ही जितना जल्दी हो सके एकीकृत किया जाए, ताकि हम पूरी क्षमता के साथ कह सकें कि हम केवल कहने के लिए एक राष्ट्र नहीं हैं, बल्कि जिस तरह हम अपने एकीकृत व्यक्तिगत कानूनों द्वारा संचालित होते हैं, हम एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र हैं। भाव यह था, अनुच्छेद 44 के पीछे का जो मंशा था वह यह था कि हम पृथक्करणीय दृष्टिकोण को जल्द से जल्द खत्म करके एक राष्ट्र के निर्माण की तरफ आगे बढ़ें। इसी तरीके का भाव आल्हाद कृष्णा स्वामी अय्यर द्वारा व्यक्त किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भी व्यक्त किया गया। उनका डिटेल स्पीच है, इलेबोरेट स्पीच है। उनकी मंशा थी कि अनुच्छेद 44 के माध्यम से देश के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाकर हम अपने पृथक्करणीय दृष्टिकोण को खत्म करें और भारतीयता के भाव को मजबूत करें, भारतीयता के दृष्टिकोण को मजबूत करें, भारतीयता के थिंकिंग को, सोच को मजबूत करें। इस भाव के साथ संविधान सभा ने एक मत होकर अनैनिमसली अनुच्छेद 44 को अंगीकृत कर लिया 23 नवंबर 1949 को। उसके कुछ दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को एडॉप्ट भी कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान एडॉप्ट होने के साथ अनुच्छेद 44 का एक संवैधानिक महत्व का विषय हो गया। हम तीसरे कालखंड में प्रवेश करें। दूसरे कालखंड का जो निष्कर्ष निकल कर आता है वह यही है कि 15 अगस्त 1947 को देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित होने के साथ यह संकल्प लिया कि दूसरी धारा के जो कानून धर्म के नाम पर अलग अलग बनाए गए थे, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा मानकर बनाया गया था और संरक्षित किया गया था, उसको समाप्त करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता बनाया जाएगा और लागू किया जाएगा। यह दूसरे कालखंड का निष्कर्ष निकल कर आता है। अब हम 26 जनवरी 1950 के बाद के तीसरे कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद
हमारे देश के नीति निर्माताओं पर अनुच्छेद 44 को लागू करने का दायित्व था और अनुच्छेद 44 के अनुक्रम में एक समान नागरिक संहिता बनाने का दायित्व था। विडंबना यह हुआ कि जिस दूसरी धारा के कानूनों को समाप्त करके एक समान नागरिक संहिता बनाना चाहिए था, उन दूसरी धारा के कानूनों को ऑक्सीजन देने के लिए, पोषित पल्लवित करने के लिए, सुरक्षित किए जाने की मंशा से उस समय के नीति निर्माताओं ने 1951 में हिंदू कोड बिल को लेकर आए। 1951 में हिंदू कोड बिल लाए जाने के बाद जो टॉप क्लास के नीति निर्माता थे उनके बीच में जबरदस्त मतभेद पैदा होना शुरू हो गया। इवन तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में भी इस विषय को लेकर अंतर्द्वंद की स्थिति आ गई, मतभेद की स्थिति आ गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना था कि अगर आप कानूनी सुधार लाना चाहते हैं तो सिर्फ उस कानूनी सुधार का लाभ सिर्फ एक समुदाय को क्यों दिया जा रहा है, दूसरे समुदाय को उस लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है। उनका स्पष्ट इशारा था कि अगर आप कानूनी सुधार कर रहे हैं तो मुस्लिम समुदाय को भी इस कानूनी सुधार का लाभ मिलना चाहिए और इस निमित्त समान नागरिक संहिता बनाकर लागू किए जाने की वकालत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो हिंदू कोड बिल लाए जाने के उपरांत उनका जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया थी, उसको हमने इस पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। उनके 2 पैराग्राफ को हम पढ़ना चाहेंगे। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 64 में समान नागरिक संहिता चुनौतियां और समाधान, इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 64 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कही गई बात को कोट किया गया है। उसके 2 लाइन को हम पढ़ना चाहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, जो प्रावधान बनाए जा रहे हैं यदि वे लोगों के लिए लाभकारी हैं तो इसे केवल एक ही समुदाय के लिए क्यों लागू किया जा रहा है, बाकी समुदाय इस लाभ से वंचित क्यों हैं। बाकी समुदाय का मतलब मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, आप उनको इस सुधार से वंचित क्यों कर रहे हैं। इस पर जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उस समय भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की और उस प्रतिक्रिया में कहा कि अभी यह देश में हालात अनुकूल नहीं हैं, इस कारण से समान नागरिक संहिता बनाकर लागू किया जाना मुश्किल है। जवाहरलाल नेहरू जी के इस प्रतिक्रिया के बाद 1955-56 में हिंदू कोड बिल को 4 भागों में विभाजित कर पारित कर दिया गया। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट। इन 4 कानूनों में विभाजित कर बांट दिए जाने के बाद, पारित कर दिए जाने के बाद, लागू कर दिए जाने के बाद एक स्थिति यह बनी कि 1937 में जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट था या उसके अलावा जो क्रिश्चियन के लिए कानून बनाए गए थे या पारसी के लिए जो कानून बनाए गए थे, जैसे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट या पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, ऐसे जो भी कानून धर्म के नाम पर अलग अलग बनाए गए थे, उन कानूनों को बने रहने की छूट मिल गई। आप हिंदू कोड बिल, आप हिंदुओं के नाम पे कानून बनाए, लेकिन इन कानूनों के बनने के साथ साथ
दूसरे अल्पसंख्यक धर्म के अनुयायियों पर जो कानून लागू होते थे उन कानूनों को बने रहने की छूट मिल गई। मतलब यह हुआ कि जिन व्यक्तिगत कानून के अधिकार को संविधान सभा ने आउटराइटली रिजेक्ट किया था, उन व्यक्तिगत कानून को पीछे के डोर से, पीछे के रास्ते से मान्यता दे दिया गया। धीरे धीरे भारतीय समाज आगे बढ़ता गया। हम आगे चर्चा करेंगे कि इन व्यक्तिगत कानूनों के बने रहने से हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग कानून, इन कानूनों के बने रहने से हमारे समाज में किस तरह की विसंगतियां पैदा हुई और समाज किस तरीके से उसको भोगने के लिए मजबूर हुआ, इस पे हम चर्चा करेंगे। किंतु इसी दौरान एक और घटना घटी। 1973 में, जरा आप कल्पना करिए, 15 अगस्त 1947 को देश सेकुलर देश घोषित हो गया। सेकुलर देश घोषित होने के साथ इस देश के सारे कानून सेकुलर भी बन जाने चाहिए थे, व्यक्तिगत कानून खत्म हो जाने चाहिए थे, जिसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संकल्प भी व्यक्त किया। लेकिन अब देश किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसका एक प्रमुख परिणाम 1973 में देखने को मिला, जब व्यक्तिगत कानून के अधिकार को सुरक्षित, प्रोटेक्ट करने के नाम पर, प्रमोट करने के नाम पर, प्रोपोगेट करने के नाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया। एक संस्था थी, सोसाइटी के रूप में एक संस्था थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से इस संस्था का गठन होना इस बात को दर्शाता है कि हमारा देश किस रास्ते पर जाने लगा। जो भारतीयता का बोध प्रभावी होना चाहिए था, वह भारतीयता का बोध धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगा। 1973 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन के साथ, ऐसी संस्था के प्रादुर्भाव के साथ निश्चित रूप से देश की दिशा एक दूसरी दिशा में आगे बढ़ने लगा। समाज के अंदर जो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून होने के कारण जो विसंगतियां पैदा हो रही थी, उसका परिणाम 1985 में शाहबानो बेगम के मामले में देखने को मिला। मुस्लिम कानून के अंतर्गत मुस्लिम पति को मौखिक तरीके से विवाह विच्छेद करने का अधिकार था। उस अधिकार के दुरुपयोग का यह एक दृष्टांत है शाहबानो बेगम का मामला। शाहबानो बेगम के मामले में मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी को तलाक 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 कहकर विवाह विच्छेद कर लिया, और साथ ही साथ न केवल विवाह विच्छेद किया गया बल्कि उसके भरण पोषण के अधिकार को भी अमान्य कर दिया गया। और अमान्य करने के पीछे एकमात्र तर्क यह दिया गया कि यह शरीयत के अनुकूल है। मतलब यह हुआ कि जो भरण पोषण का अधिकार सीआरपीसी के धारा 125 के अंतर्गत पूरे देश के सभी भारतीयों पर एक समान रूप से लागू होता था। सीआरपीसी का जो कानून है यह एक सेकुलर कानून है। इसका धारा 125 भी एक सेकुलर प्रावधान है और यह सभी भारतीयों पर एक समान रूप से लागू होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो। यह एक दायित्व तो देता है कि अपने पत्नी का आप भरण पोषण करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन सीआरपीसी के इस प्रावधान को भी शरीयत की आड़ में अमान्य कर दिया गया। शाहबानो बेगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मामला गया
तो सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्या ऐसी भी कोई अमानवीय व्यवस्था हो सकती है धर्म के आड़ में? और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहली बार समान नागरिक संहिता के होने या न होने के से होने वाले प्रभाव पर गंभीर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाबानो बेगम के मामले में जो निर्णय दिया गया, उस निर्णय में 3 तलाक और भरण पोषण पर अपनी टिप्पणी करने के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड न बन पाने पर दुख व्यक्त किया गया। 2 पैराग्राफ हम पढ़ना चाहेंगे। अपनी इस पुस्तक में उस कोट किया गया है, उस निर्णय का डिटेल हवाला है। शाबानो बेगम में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, वह 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा दिया गया। 5 जजों की उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अध्यक्षता तत्कालीन सीजेआई मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे। वाई.वी. चंद्रचूड़ साहब ने अपने निर्णय के पैराग्राफ नंबर, लंबा जजमेंट है लेकिन 2 पैराग्राफ मैं कोट करना चाहूँगा, पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 32। पैराग्राफ नंबर 3 में उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्या कानून असमानता को लेकर इतना निर्दयी हो सकता है कि वह इसका ध्यान ही न दे कि पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को इद्दत अवधि के दौरान कितना भरण पोषण देता है। बहुत ही गहरी संवेदना व्यक्त किया। लंबा आदेश है, उस आदेश को पढ़ना संभव नहीं है। भाव यह है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या किसी धर्म के नाम पर कोई कानून का इतना दुरुपयोग किया जा सकता है कि वह मानवीय संवेदना को भूल जाए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण बात कही। वह पैराग्राफ 32 में कोट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह भी दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बनकर रह गया है। यह प्राविधानित करता है कि राज्य नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कॉमन सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता को बनाने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। लगता है कि ऐसा विश्वास कर लिया गया है कि यह मुस्लिम समुदाय के लिए है कि वह अपने व्यक्तिगत कानून में सुधार के लिए आगे बढ़े। अब सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कॉमन सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता विरोधाभासी विचारों वाले कानूनों के प्रति पृथक्करणीय भक्तिभाव को समाप्त कर राष्ट्रीय अखंडता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भाव व्यक्त किया कि समान नागरिक संहिता का जो उद्देश्य है, जो मंशा है, वह पृथक्करणीय भाव को समाप्त कर राष्ट्रीय अखंडता के लक्ष्य को प्राप्त करना। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद हम यह शाबानो बेगम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था। अब हम चौथे कालखंड में प्रवेश करेंगे। चौथे कालखंड में प्रवेश करने के पहले जो तीसरे कालखंड का निष्कर्ष है वह यही है कि 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे नीति निर्माताओं ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदू कानूनों को पारित करके अंग्रेज़ों के उस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को पुनर्जीवित किया, जिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए उन्होंने अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाया। उसी नीति को हमारे नीति निर्माताओं ने भी आगे बढ़ाया और उसका परिणाम यह हुआ कि न केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट, प्रमोट और प्रोपोगेट करने के नाम पर पैदा हुई, बल्कि जो व्यक्तिगत कानूनों के नाम पर
समाज के अंदर विसंगतियां पैदा हुई, उस विसंगतियों को भी देश भुगतने के लिए आगे बढ़ गया। शाबानो बेगम का मामला एक उदाहरण है। ऐसे न जाने कितने महिलाएं इस समाज में रही होंगी जो 3 तलाक से पीड़ित हुई होंगी, जो भरण पोषण का अधिकार न मिलने के कारण पीड़ित रही होंगी। उनका कोई लेखा जोखा इस देश के पास आज भी नहीं है। शाबानो बेगम ने हिम्मत किया, वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई। बहुत सारे महिलाएं ऐसी पीड़ित महिलाएं रही होंगी जो अपने अधिकार से, मूलभूत अधिकार से वंचित थी, किंतु उनकी कोई सुधि लेने वाला उस समय नहीं था। कहने का तात्पर्य, व्यक्तिगत कानूनों का जो दंश समाज भुगत रहा था, उसका एक उदाहरण शाबानो बेगम है। ये समस्त उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण ऐसे थे जो समाज में पैदा होने के साथ ही नष्ट कर दिए गए। अब हम चौथे कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं। शाबानो बेगम में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद देश में भूचाल आ गया, बवंडर सा आ गया, और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच से सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का विरोध होने लगा। उस समय की राजीव गांधी सरकार थी केंद्र में। राजीव गांधी सरकार इस विरोध के आगे नतमस्तक हो गई। उसका परिणाम 1986 में मुस्लिम वोमेन मेंटेनेंस एक्ट के रूप में आया। इस एक्ट के माध्यम से यह कहा गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ इद्दत की अवधि तक अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार होगा। मतलब यह था, दूसरी महिलाएं जो सीआरपीसी के सेक्शन 125 से संचालित होती थी, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कानून बना दिया गया। संदेश यह गया कि नहीं, देश भले सेकुलर हो, देश भले ही धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया हो, लेकिन संदेश यह देने का प्रयास किया गया कि आपके व्यक्तिगत कानून सर्वोपरि है। धर्म के नाम पर जो व्यक्तिगत कानून है वो सर्वोपरि हैं। अभी तक जो हमने शाबानो बेगम का जो दृष्टांत समझने का प्रयास किया, उसका जो विसंगति था वह सिर्फ एक समुदाय को प्रभावित करता था। थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हैं और स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे मुस्लिम कानून में मौखिक रूप से विवाह विच्छेद को मान्य किया गया था, मौखिक रूप से दान की व्यवस्था थी, वसीयत करने की व्यवस्था थी। ऐसे कुछ विसंगतियां थी जो दूसरे धर्म के कानूनों से अलग छूट प्रदान करती थी। वो जो विसंगतियां थी, मुस्लिम समुदाय के अंदर ही उसका प्रभाव था। अगर मुस्लिम समुदाय में था तो उस तलाक से जो दुष्प्रभाव निकलता था वह सिर्फ मुस्लिम समुदाय के अंदर उसका परिणाम भोगा जाता था। लेकिन अब यह होने लगा कि उसका परिणाम दूसरे धर्म के अनुयायियों को भी भोगने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका उदाहरण 1995 में सरला मुदगल के मामले में देखने को मिला। मुस्लिम कानून के अंतर्गत एक मुस्लिम पति 2 शादी कर सकता है, 3 शादी कर सकता है, इवन 4 शादी कर सकता है एक साथ। जबकि अगर दूसरे धर्म के पति अगर दूसरी शादी करते हैं, एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करते हैं, तो आईपीसी के 494 के अंतर्गत वह क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए लायबल हो जाएंगे। दंड भुगतने के लिए वो लायबल हो जाएंगे। 494 के इस प्राविधान से बचने के लिए
यह एक परंपरा विकसित होना शुरू हो गया कि लोग अपने अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने लगे। अगर किसी हिंदू को दूसरी शादी करनी है और पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ, विवाह विच्छेद नहीं हुआ, तो उसने अपने हिंदू धर्म को रिनाउंसिएट करके, छोड़ करके कन्वर्जन कर लिया मुस्लिम धर्म में। इस विसंगति से होकर 19 मामला आया। सल्ला मुद्गल के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 494 के आईपीसी के 494 के लिएबिलिटी से आप बच नहीं सकते। हेलो, हाँ, थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी उसके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सल्ला मुद्गल के मामले में 1995 में कहा कि आप 494 की लिएबिलिटी से बच नहीं सकते, और यह होल्ड किया कि भले ही आप दूसरी शादी के लिए दूसरी मुस्लिम धर्म को अपना लिए हों, लेकिन आपको 494 के अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को फेस करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी गंभीर टिप्पणी की। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी किया। जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस आर्यम सहाय की बेंच थी। जस्टिस कुलदीप सिंह ने बहुत ही गंभीर टिप्पणी की और यहाँ तक कहा कि जब दूसरे धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, बौद्ध जैन धर्म के लोग अपने व्यक्तिगत कानूनों का त्याग करने को तैयार हो गए, तो मुस्लिम धर्म के लोग क्यों नहीं तैयार हो सकते हैं? उनको भी तैयार होना चाहिए। इस तरीके से समान नागरिक संहिता को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया, जस्टिस कुलदीप सिंह का लिखा हुआ निर्णय है, मैं उसका 2 पैराग्राफ को पढ़ना चाहता हूँ। यह एक आश्चर्य है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में यह सरकार और कितना समय लेगी। उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को, समान नागरिक संहिता को अनिश्चित काल के लिए विलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी के साथ एक टिप्पणी और की सुप्रीम कोर्ट ने, हिंदुओं के साथ सिख, बौद्ध, जैन ने भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपनी भावनाओं का त्याग किया है, तो क्या दूसरे समुदाय के लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे? जबकि संविधान पूरे भारत के लिए एक कॉमन सिविल कोड बनाने की बात करता है। मतलब भाव साफ था। उन्होंने सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब हिंदू समुदाय के लोग अपने व्यक्तिगत कानून का त्याग कर सकते हैं, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी आगे आना चाहिए। सल्ला मुद्गल का निर्णय आने के बाद केंद्र सरकार के पास विकल्प था कि वह इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में समान नागरिक संहिता लागू करती, किंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया जा सका। जो समाज में धर्म के नाम पर अलग अलग कानूनों के कारण होने के कारण जो विसंगतियां थीं, उस विसंगतियों को हमारे भारतीय समाज फेस कर रही थी। इसके बाद कई और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले गए, उसमें
वलाथम का मामला आया, शायरा बानो का मामला 2017 में आया। 2019 में एक और महत्वपूर्ण मामला आया, जेपी कोटिन्हो का मामला। जेपी कोटिन्हो का मामला बहुत ही अभी 2019 में आया हुआ ये मामला है। इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश के नेताओं को, नीति निर्माताओं को, विधायिका और कार्यपालिका को आईना दिखाने का काम किया। इस मामले को थोड़ा सा समझने के लिए हम उन विसंगतियों की तरफ आपको ले जा रहे हैं जो मुस्लिम कानून और शेष कानूनों के बीच में वसीयत को लेकर है। मुस्लिम कानून में एक व्यक्ति अपने 1/3 से अधिक संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो वसीयत करना चाहता है तो सिर्फ 1/3 की सीमा में रहकर वसीयत कर सकता है। शेष जो संपत्ति होगी उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा। किंतु दूसरे धर्म के जो कानून हैं, चाहे वो हिंदू कानून हो या क्रिश्चियन कानून हो या पारसी कानून हो, उसमें इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई हिंदू अपनी संपूर्ण संपत्ति का वसीयत कर सकता है। जो हिंदू मुसलमान के बीच में यह भेद है, इस भेद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति, एक नागरिक 1/3 से अधिक संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता, वहीं पे दूसरा नागरिक है वो अपनी संपूर्ण संपत्ति का वसीयत कर सकता है। वसीयत किए जाने के इस रिस्ट्रिक्शन को धर्म के आड़ में किया जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पर अपने देश में ही गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता बनकर लागू है। कभी गोवा पुर्तगाल देश का हिस्सा हुआ करता था। वहाँ पर पुर्तगाल सिविल कोड लागू होता था। जब देश ने गोवा को अपने में समाहित कर लिया तो भी गोवा में जो समान नागरिक संहिता बना हुआ था वह एज इट इज चलता रहा। हालांकि बीच में एक प्रयास किया गया था कि गोवा में जो समान नागरिक संहिता लागू है उसको ख़त्म करके वहाँ पर व्यक्तिगत कानून को लागू कर दिया जाए, लेकिन गोवा राज्य के लोगों ने उसका विरोध किया। केंद्र सरकार को अपने पैर वापस लेने पड़ गए। गोवा राज्य में यह व्यवस्था था कि कोई भी नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने आधे से अधिक संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता है। गोवा में जो आधे से अधिक संपत्ति का वसीयत होने का जो व्यवस्था था, शेष भारत से अलग था। शेष भारत में मुस्लिम के लिए अलग व्यवस्था था, दूसरे धर्म के लोगों के लिए अलग व्यवस्था था। इस विसंगति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जेपी कोटिन्हो के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है, सफलतापूर्वक लागू हो सकता है, तो शेष भारत में क्यों नहीं। एक यक्ष प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने देश के नीति निर्माताओं के समक्ष रखा। उसका जवाब अभी आना बाकी है। मतलब साफ है कि यह चिंता कि देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर व्यक्त किया। शाहबानो बेगम का मामला हो, सल्ला मुदगल का मामला हो, जान वलाथम का मामला हो, शायरा बानो का मामला हो या जेपी कोटिन्हो का मामला हो, समय समय पर देश की भावनाओं, जो देश के अंदर जो विसंगतियों के कारण जो मुकदमेबाजी होते थे, उस मुकदमेबाजी के परिप्रेक्ष्य में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया। लेकिन हमारे देश के राजनेता कभी इस विषय पर गंभीर नहीं हुए।
कि देश के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाया जाए। यह भी स्पष्ट हो गया कि जो 1951 में जो बीजारोपण किया गया हिंदू कोड बिल के माध्यम से, वह बीजारोपण उस अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति का रिवाइवल था और उसका यह समाज, भारतीय समाज गहराई से भुगतने को मजबूर हुआ। अभी जो स्थिति बनी है, अभी कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह घोषणा किया कि वो देश के प्रत्येक जिले में शरीयत कोर्ट, शरीयत न्यायालय का गठन करेगा। अब सोचिए जरा, कल्पना करिए कि इस डिक्लेरेशन के साथ अभी 2016-17 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने घोषणा किया। शरीयत कोर्ट गठन होने की उनकी क्या मंशा है ये पता नहीं है, लेकिन उसका समाज में कितना गहरा संदेश जा रहा है, और वो भी तब जबकि कोई राजनेता आगे बढ़कर इनकी भर्त्सना नहीं करता है, तो समाज में क्या संदेश जाता है। एक कम्युनिटी ये मानने लगती है कि उनकी अपनी एक मैकेनिज्म है जो संवैधानिक व्यवस्था से अलग है। सीएए को लेकर जो विरोध हुआ, सीए उसमें भी इस भाव का परिलक्षित किया गया। यह स्थिति कतई से कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। कम से कम उस देश में स्वीकार्य नहीं हो सकता है जिस देश के लोगों ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी होने के साथ इस देश को एक सेकुलर देश के रूप में स्वीकार किया। जब देश सेकुलर के रूप में स्वीकार किया जा रहा था तो निश्चित रूप से उसमें हिंदुओं की त्याग को डिनाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो सहिष्णुता व्यक्त की 15 अगस्त 1947 को, उस सहिष्णुता को डिनाई नहीं किया जा सकता। अब हम थोड़ा सा दूसरे एंगल से इस विषय को विचार करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय समान नागरिक संहिता न होने से राष्ट्रीय अखंडता कैसे प्रभावित हो रहा है। बहुत थोड़े से विषय हैं जिनको लेकर विसंगतियां हैं। वो विषय हैं वैवाहिक दायित्व का विषय, विवाह विच्छेद का विषय, उत्तराधिकार का विषय, दान का विषय, वसीयत का विषय। ऐसे कुछ ही विषय हैं। सूफा के अधिकार का विषय, पार्टीशन का विषय। पार्टीशन बंटवारा हिंदू धर्म में मान्य है लेकिन मुसलमान में मान्य नहीं है। ऐसे कुछ विषय हैं जिनको लेकर थोड़ी थोड़ी विसंगतियां हैं, लेकिन इन विसंगतियों के बने रहने से जो एक पृथक्करणीय दृष्टिकोण पैदा होता है और मजबूत होता है, उससे एक समग्र भारतीयता की भावना कहीं न कहीं से प्रभावित होती है। इस भारतीयता की भावना को मजबूत करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता बनाने की कल्पना की थी। जिन विषयों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म का परिप्रेक्ष्य ईश्वर में किस ईश्वर को कोई व्यक्ति मानता है, किस ईश्वर को नहीं मानता है, किस रूप में मानता है, किस रूप में नहीं मानता है, उसका पूजा पद्धति क्या होगा, कुछ हद तक विवाह के संस्कार क्या होंगे, यह धर्म का विषय हो सकता है। मरने के बाद किस तरीके से मृतक शरीर का डिस्पोजल किया जाएगा, यह धर्म का विषय हो सकता है। ऐसे कुछ सीमित धर्म के विषय हैं
जिनको लेकर धार्मिक अधिकार को संरक्षण करने की बात हमारे संविधान में अनुच्छेद 25-26 में खुद कहा गया है। अनुच्छेद 25 में जो संवैधानिक संरक्षण दिया गया है वो संरक्षण भी अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनरिस्ट्रिक्टेड है, अनफेटर्ड है। नैतिकता के नाम पर, समाज सुधार के नाम पर बहुत सारे कानून ऐसे बनाए जा सकते हैं, वो भले ही धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप करते हों। ऐसा ही एक कानून हरियाणा में बनाया गया। हरियाणा राज्य में एक कानून बनाया गया जो कहता था कि अगर एक व्यक्ति के पास 2 से अधिक संतान होंगे तो उसे पंचायत के चुनाव में सहभागी होने से वंचित कर दिया जाएगा। यह हरियाणा राज्य का यह आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप धार्मिक अधिकार को वहाँ पर नहीं ले जा सकते जहाँ पर सामाजिक सुधार की बात होती है। और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य के उस आदेश को मान्य कर दिया, वैलिड माना। इसी तरीके से बहुत सारे समाज सुधार के ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिनको कहा जा सकता है वो धर्म के में उल्लंघन करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं होता है या प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि आप धर्म के आड़ में आप समाज सुधार की धारा को रोक नहीं सकते हैं। और यही भाव लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता बनाने के लिए संकल्पना व्यक्त किया था। हम अपेक्षा करते हैं वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार से कि जिस तरीके से दूसरे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनकर लागू है, चाहे टर्की जैसे मुस्लिम देश में लागू है, ऐसे मुस्लिम देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और दूसरे तमाम देशों में फ्रांस है, जर्मनी है, पुर्तगाल है, स्विट्ज़रलैंड है, ऐसे तमाम देश हैं जहां पर नागरिकों के मध्य धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। ख़ास तौर से कानूनों को लेकर, सिविल कानूनों को लेकर उनको फॉलो किया जाए और देश में किसी भी तरीके की धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, बनाया जाए, ताकि हम में से जो पृथक्करणीय भावना है उस भावना को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विचार को और मजबूत किया जा सके। इस विचार के साथ वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार से हम सब अपील करते हैं कि वो इस दिशा में सार्थक कदम उठाए, न केवल राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपितु उन तमाम लोगों के लिए जो यह महसूस करते हैं और मानते हैं कि इन अलग अलग कानूनों के कारण उनके साथ जो भेदभाव होता है वह भेदभाव गलत है, वह भेदभाव कहीं से भी उचित नहीं है। बहुत सारे विषय समान नागरिक संहिता के संदर्भ में कहना है, क्योंकि बहुत राष्ट्रीयता के कानून एक ऐसा कानून है, ऐसा विषय है जो समान नागरिक संहिता से अछूता नहीं हो सकता। आज भी
पूरे देश में राष्ट्रीयता के कानून को लेकर कोई होलिस्टिक संहिता नहीं है, कोई कम्प्रिहेंसिव संहिता नहीं है। दूसरे देशों में जर्मनी हो या फ्रांस हो या ट्यूनीशिया हो, टर्की हो, वहाँ पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए गए हैं उसमें व्यक्ति के कानून, राष्ट्रीयता के कानून को भी स्थान मिला हुआ है। यदि अपने देश में समान नागरिक संहिता बनाकर लागू किया जाता है, होलिस्टिक वे में बनाकर लागू किया जाता है, तो निश्चित मेरा मानना है कि उसमें व्यक्ति का कानून और राष्ट्रीयता का कानून को भी स्थान दिया जाएगा। राष्ट्रीयता के कानून को जब स्थान दिया जाएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे वो नेशनल एंथम का विषय हो, जनगण मन अधिनायक जय हे का विषय हो, जो उसको संविधान के अनुरूप बनाकर लागू किया जाए, या नेशनल लैंग्वेज का विषय हो। अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा ध्वज कहा जाता है, वह तिरंगा ध्वज कहा जाना उचित नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। उसके लिए हमने इस पुस्तक में तर्कों के साथ सिद्ध किया है कि राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाना क्यों उचित नहीं है। इसके लिए हमने एक विकल्प दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज का नाम चक्र ध्वज होना चाहिए, चक्र पताका होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा जो शब्द है 3 रंग का, यह कांग्रेस ने जानबूझकर अपने ध्वज को अधिरोपित करने के लिए यह नाम को प्रचलित कराया। इस पर भी संविधान सभा में डिबेट हुआ था। आज समयाभाव है, हम उस पर डिटेल में चर्चा तुरंत नहीं कर सकते हैं। मैं भाई सुजीत कुंतल जी को से कहूँगा कि फिर इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे और राष्ट्रीयता के कानून को लेकर जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को समान नागरिक संहिता के माध्यम से कैसे हल किया जा सकता है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। भाई सुजीत कुंतल भारत उत्थान न्यास के तमाम पदाधिकारियों एवं सदस्यगणों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस विषय पर कानूनी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को रखने का अवसर दिया। सामाजिक और राजनीतिक इम्पैक्ट क्या हैं समान नागरिक संहिता के संदर्भ में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, दूसरे सेशन में चर्चा करेंगे। हमारे मिशन अनुच्छेद 44 के महामंत्री नित्य प्रकाश जी भी हैं, उनकी तरफ से भी मैं भाई सुजीत कुंतल जी का आभार व्यक्त करता हूं। मिशन अनुच्छेद 44 ने यह संकल्प लिया है कि समान नागरिक संहिता को जन जन की आवाज़ बनाई जाए। हम मिशन अनुच्छेद 44 एक राष्ट्र एक सिविल कानून की तरफ से भारत उत्थान न्यास से निवेदन करते हैं कि वो इस मुहिम का हिस्सा बनकर, निश्चित है आज के इस शुरुआत के साथ वो इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं और आगे भी अनवरत हम इसे आगे बढ़ाएंगे। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को जन जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। इस आशा के साथ, इस अपेक्षा के साथ मैं एक बार पुनः भारत उत्थान न्यास के सभी सदस्यगणों का, पदाधिकारियों का, खासतौर से भारत उत्थान न्यास के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुजीत कुंतल जी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी समान नागरिक संहिता के विषय पर चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। धन्यवाद। फिर से आप सभी का आभार।